हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम करेंगे शेखर जोशी द्वारा रचित कहानी कोसी का घटवार। शेखर जोशी का जीवन परिचय देखते हैं। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932, 4 अक्टूबर 2022 को मृत्यु। हिंदी साहित्य की नई कहानी आंदोलन के एक प्रतिष्ठित कथाकार थे। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में जन्मे जोशी जी ने अपनी कहानियों में पहाड़ी जीवन और सामाजिक विषमता और आम आदमी के संघर्षों का वर्णन किया है। जीवंतता से चित्रित किया। इनके प्रमुख कहानी संग्रह में कोसी का घटवार, दाजियू, हलवा और मेरा पहाड़ शामिल है। कोसी का घटवार संग्रह है कोसी का घटवार 1958 ईस्वी में प्रकाशित। इसमें अन्य कहानी सम्मिलित है। दाजियू, उस्ताद, कवि प्रिया, बंद दरवाजे, खुली खिड़कियां, किकरोमी जनार्दन, कोसी का घटवार, जी हजूरिया, पद्मा की कहानी, सुब्बो दीदी, बदबू, ये सब क्या है? कोसी के घटवार कहानी में संग्रहित कहानी है। विषय वस्तु है इस कहानी की सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मण के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है। पहाड़ के परिवेश का वर्णन किया गया है। फ्लैशबैक पूर्व दीप्ति की तकनीक का प्रयोग है। सूखे की स्थिति का इसमें जिक्र किया गया है। पहाड़ों के पलायन की समस्या का उल्लेख है। मील व दाड़िम के पेड़ों का बारंबार उल्लेख। निम्नलिखित स्थानों के यहाँ पर नाम आए हैं। नंबर 1 हल्द्वानी, नंबर 2 गंगनाथ। पात्र हैं, कौन कौन इसमें पात्र है? गुसाई है जो एक पूर्व सैनिक है। कोसी के किनारे घट गेहूं पीसने की व्यवस्था है। हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देखकर वैसी ही पैंट पहनने की इच्छा से फौज में भर्ती होता है। कहानी किशन सिंह सिपाही से लक्ष्मण का विवाह। लक्ष्मण का विवाह किससे होता है? किशन सिंह सिपाही से। और विवाह राम सिंह रमुआ से होने का पता चलता है। लक्ष्मण गुसाई की प्रेमिका है। वर्तमान में विधवा है। एक पुत्र की मां है। मायके में रहती है। स्वाभिमानी स्त्री है। तो इसमें प्रमुख पात्र हैं किशन सिंह सिपाही है, लक्ष्मण है, रमुआ है और राम सिंह है। गुसाई और लक्ष्मण की प्रेम कहानी है का इसमें वर्णन किया गया है। अब पढ़ते हैं हम कहानी। कोसी का घटवार के लेखक शेखर जोशी। कहानी का आरंभ होता है। अभी खप्पर में एक चौथाई से भी अधिक गेहूं शेष था। खप्पर में हाथ डालकर उसने व्यर्थ ही उल्टा पलटा और चक्की के पाटों के वृत्त में फैले हुए आटे को झाड़कर एक ढेर बना दिया। बाहर आते आते उसने एक बार और फिर खप्पर में झांक कर देखा, जैसे ये जानने के लिए कि इतनी देर में कितनी पिसाई हो चुकी है, परंतु अंदर की मिकदार में कोई विशेष अंतर नहीं आया था। खसखस की ध्वनि के साथ अत्यंत धीमी गति से ऊपर का पाठ चल रहा था। घट का प्रवेश द्वार बहुत कम ऊंचा था। खूब नीचे तक झुककर वह बाहर निकला। सर के बालों और बाहों पर आटे की एक हल्की सफेद परत बैठ गई थी। खंबे का सहारा लेकर वह बुदबुदाया, जा रसाला, सुबह से अब तक 10 पसेरी भी नहीं हुआ। सूरज कहाँ का कहाँ चला गया। ये कैसी अनहोनी बात है। बात अनहोनी तो है ही। जेठ बीत रहा है। आकाश में कहीं बादलों का नाम निशान ही नहीं। अन्य वर्षों अब तक लोगों की धान रोपाई पूरी हो जाती, पर इस साल नदी नाले सब सूखे पड़े हैं। खेतों की सिंचाई तो दरकिनार, बीज की क्यारियां सूखी जा रही हैं। छोटे नाले घूलों के किनारे के घट महीनों से बंद है। कोसी के किनारे है गुसाई का यह घट्ट, पर इसकी भी चाल ऐसी कि लद्दू घोड़े की चाल को मात देती है। चक्की के निचले खंड में छिच्चर छिच्चर की आवाज के साथ पानी को काटती हुई मथानी चल रही थी। कितनी धीमी आवाज। अच्छे खाते पीते ग्वालों के घर में दही की मथानी इससे ज्यादा शोर करती है। इसी मथानी का वह शोर होता था कि आदमी को अपनी बात नहीं सुनाई देती। अब तो भले नदी पार कोई बोले तो बात यहाँ सुनाई दे,
दे जाए। यानी कि उस चक्की की इतनी आवाज कम थी कि जो घर में दूध बिलोने वाली दही होती है, छाछ होती है, उसकी आवाज उससे ज्यादा सुनाई देती। छप छप पुरानी फौजी पैंट को घुटनों तक मोड़कर गुसाई पानी की गुल के अंदर चलने लगा। कहीं कहीं कोई सुराख निकास हो तो बंद कर दे। एक बूंद पानी भी बाहर न जाए। बूंद बूंद की कीमत है इन दिनों। प्राय आधा फलांग चलकर वह बांध पर पहुंचा। नदी की पूरी चौड़ाई को घेरकर पानी का बहाव घट की गूगल की ओर मोड़ दिया गया था। किनारे की मिट्टी घास लेकर उसने बांध में एक दो स्थान पर निकास बंद किया, फिर गूल के किनारे किनारे चलकर घट पर आ गया। अंदर जाकर उसने फिर पाटों के व्रत में फैले हुए आटे को बुहार कर ढेरी में मिला दिया। खप्पर में अभी थोड़ा बहुत गेहूं शेष था, वह उठाकर बाहर लाया। दूर रास्ते पर एक आदमी सर पर पिसान रखे उसकी ओर जा रहा था। गुसाई ने उसकी सुविधा का ख्याल कर वहीं से आवाज दे दी, ए हो, यहाँ लंबर देर में आएगा। 2 दिन का पिसान अभी जमा है, ऊपर उमेद सिंह के घट में देख लो। अब उसने उसे देखकर कि भाई यहाँ तो पानी भरा, यहाँ ज्यादा है अभी पिसाई, तो अभी तो यहाँ नंबर नहीं आएगा, यहाँ जो अभी 2 दिन बाद आएगा। तो आप किसके यहाँ पर देख लो, ऊपर उमेद सिंह के चक्की पर देख लो, जहाँ पे आप गेहूं पिसवा सकते हैं। उस व्यक्ति ने मुड़ने से पहले एक बार प्रयत्न किया कि खूब ऊंचे स्वर में पुकार कर वह बोला, जरूरी है जी, पहले हमारा नंबर नहीं लगा दोगे? गुसाई होठों ही होठों में मुस्कुराया। साला कैसे चीखता है, जैसे घट की आवाज इतनी हो कि मैं सुन न सकूं। कुछ कम ऊंची आवाज में उसने हाथ हिलाकर उत्तर दे दिया, यहाँ जरूरी का भी बाप रखा है जी, तुम ऊपर चले जाओ। वह आदमी लौट गया। महल की छांव में बैठकर गुसाई ने लकड़ी के जलते कुंदे को खोदकर चिलम सुलगाई और गुड़गुड़ करता हुआ धुआं उड़ाता रहा। खसर खसर चक्की का पाठ चल रहा था। किटकिट खप्पर के से दाने गिराने वाली चिड़िया पाठ पर टकरा रही थी। छिच्चर छिच्चर की आवाज के साथ मथानी पानी को काट रही थी और कहीं कोई आवाज नहीं। कोसी के बहाव में भी कोई ध्वनि नहीं। रेती पाथरों के बीच में टखने टखने पत्थर भी अपना सर उठाए आकाश को निहार रहे थे। दोपहरी ढलने में भी इतनी तेज धूप की कहीं चिड़ैया भी नहीं बोलती, किसी प्राणी का प्रिय अप्रिय स्वर नहीं। सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पीसन के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बात का आसरा ही हो जाता। अब गुसाई सोच रहा कि मैंने उसे वैसे ही वहां से ही लौटा दिया, अगर यहाँ पे आ जाता तो 2-4 बातचीत होती तो कुछ समय बीत जाता। कभी कभी गोसाई को यह अकेलापन काटने लगता। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया, वही जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं है। पालतू कुत्ते बिल्ली का स्वर भी नहीं। क्या ठिकाना ऐसे मालिक का जिसका घर द्वार नहीं, बीवी बच्चे नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं। घुटनों तक उठी हुई पुरानी फौजी पैंट के मोड़ को गुसाई ने खोला। गुल में चलते हुए थोड़ा भाग भीग गया था, पर इस गर्मी में उसे भीगी पैंट की यह शीतलता अच्छी लगी। पैंट की सलवटों को ठीक करते करते गोसाई ने हुक्के की नली से मुंह हटाया। उसके होठों में बाएं कोने पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बीती बातों की याद गुसाई सोचने लगा कि इसी पैंट की बदौलत यह अकेलापन उसे मिला है। नहीं, याद करने को मन नहीं करता। पुरानी, बहुत पुरानी बातें वह भूल गया, पर हवलदार साहब की पैंट की बात उसे नहीं भूलती। ऐसी ही फौजी पैंट पहनकर हवलदार धर्म सिंह आया था। लौंडी की धुली नोकदार क्रीज वाली पैंट, वैसा ही पैंट पहनने की महत्वाकांक्षा लेकर गुसाई फौज में गया, पर फौज से लौटा तो पैंट के साथ साथ जिंदगी का अकेलापन भी उसके साथ रह गया। पैंट के साथ और भी कितनी स्मृतियां संबंध थे। उस बार की छुट्टियों की बात, कौन महीना, हाँ बैसाख ही था। सर पर क्रॉस, कुकरी के क्रेस्ट वाली काली किस्तीनुमा टोपी को तिरछा रखकर फौजी वर्दी वह पहली बार एनुअल लीव पर घर आया तो चीड़ वन की आग की तरह खबर इधर उधर फैल गई थी।
बच्चे बूढ़े सभी उससे मिलने आए थे। चाचा का गोठ एकदम भर गया था, ठसाठस। बिस्तर की नई, एकदम साफ, जगमग लाल नीली धारियों वाली दरी आंगन में बिछानी पड़ी थी लोगों को बिठाने के लिए। खूब याद है, आंगन का गोबर दरी में लग गया था। बच्चे बूढ़े सभी आए थे। फिर चना गुड़ और हल्द्वानी के तंबाकू का लोभ ही नहीं था। कल के शर्मीले गुसाई को इस नए रूप में देखने का कौतूहल भी था, पर गुसाई की आंखें उस भीड़ में जिसे खोज रही थी, वह वहां नहीं थी। नाला पार के अपने गांव से भैंस से कटिया को खोजने के बहाने दूसरे दिन लक्ष्मा आई थी, पर गुसाई उस दिन उससे मिल न सका। गांव के छोकरे ही गुसाई की जान को बवाल हो गए थे। बुड्ढे नरसिंह प्रधान उन दिनों ठीक ही कहते थे, आजकल गुसाई को देखकर सोबनिया का लड़का भी अपनी फटी घेर की टोपी को तिरछी पहनने लग गया है। दिन रात बिल्ली के बच्चों की तरह छोकरे उसके पीछे लगे रहते थे, सिगरेट बीड़ी और गपशप के लोभ में। एक दिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला तो लक्ष्मा को पात पतेल के लिए जंगल जाते देखकर वह छोकरों से काकड़ के शिकार का बहाना बनाकर अकेले जंगल को चल दिया था। गांव की सीमा से बहुत दूर काफर के पेड़ के नीचे गुसाई के घुटनों पर सर रखकर लेटी लेटी लक्ष्मा काफल खा रही थी। पके गदराए गहरे लाल लाल काफल। खेल खेल में काफलों की चीना झपटी करते गुसाई ने लक्ष्मा की मुट्ठी भींच दी थी। टप टप काफलों का गाढ़ा लाल रस उसकी पैंट पर गिर गया था। लक्ष्मा ने कहा था, इसे यहीं रख जाना, मेरी पूरी बाह की कुर्ती इससे निकल आएगी। वह खिलखिलाकर अपनी बात पर स्वयं ही हंस दी थी। पुरानी बात, क्या कहा था गुसाई ने, याद नहीं पड़ता। तेरे लिए मखमल की कुर्ती ला दूंगा मेरी सुबह, या कुछ कुछ ही। पर लक्ष्मा को मखमल की कुर्ती किसने पहनाई होगी? पहाड़ी पार के रमुआ ने जो तुरी निशान लेकर उसे ब्याहने आया था, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माँ बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम? लक्ष्मा के बाप ने कहा था। उनका मन जानने के लिए गुसाई ने टेढ़े तिरछे बात चलवाई थी। उसी साल मंगसिर की एक ठंडी उदास शाम को गुसाई की यूनिट की सिपाही किशन सिंह ने क्वार्टर मास्टर स्टोर के सामने खड़े खड़े उससे कहा था, हमारे गांव के राम सिंह ने जिद की, तभी छुट्टियां बढ़ानी पड़ी। 10 साल उसकी शादी थी। उस साल उसकी शादी थी। खूब अच्छी औरत मिली यार, शकल सूरत भी खूब है, एकदम पटाखा, बड़ी हंसमुख है। तुमने तो देखा ही होगा, तुम्हारे गांव के नजदीक की है। लक्ष्मा, लक्ष्मा कुछ ऐसा ही नाम है। गुसाई को याद नहीं पड़ता कौन सा बहाना बनाकर वह किशन सिंह के पास से चला आया था। रमडे थे उस दिन। हमेशा आधा पैग लेने वाला गुसाई उस दिन पेशी करवाई थी। मलेरिया प्रिकॉशन न करने से के अपराध में सोचते सोचते गुसाई बुदबुदाया, साल एडजुटेंट। गुसाई सोचने लगा, इस साल छुट्टियों में घर से विदा होने के से एक दिन पहले वह मौका निकालकर लक्ष्मण से मिला था। गंगानाथ जीव की कसम, गंगानाथ जीव की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मण ने कहा था। वर्षों से वह सोचता आया, कभी लक्ष्मण से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगा नाथ की जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ? जिस पर भी गंगनाथ का खौफ हुआ वह कभी फल फूल नहीं पाया। पर लक्ष्मण से कब भेंट होगी यह वह नहीं जानता। लड़कपन से संगी साथी नौकरी चाकरी के लिए मैदानों में चले गए हैं। गांव की ओर जाने का उसका मन नहीं होता। लक्ष्मा के बारे में किसी से पूछना उससे अच्छा नहीं लगता। जितने दिन नौकरी रही वह पलटकर अपने गांव नहीं आया। एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन वॉलंटियरी ट्रांसफर लेने वालों की लिस्ट में नायक गुसाई सिंह का नाम ऊपर आता रहा, लगातार 15 साल तक। यानी कि कितने साल तक जॉब की? 15 साल। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा।
15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था। खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मण का हट उसे अकेला बना गया। आज इस अकेलेपन में कोई होता जिसे गुसाई अपनी जिंदगी की किताब पढ़कर सुनाता। शब्द अक्षर कितना देखा, कितना सुना और कितना अनुभव किया उसने। पर नदी किनारे यह तपती रेत, पंचक्की की खट्टर पटर और मील की छाया में ठंडी चिलम को निष्प्रयोजन गुड़गुड़ाता गुसाई, और चारों ओर अन्य कोई नहीं, एकदम निर्जन, निस्तंभ, सुनसान। एकाएक गुसाई का ध्यान टूटा। सामने पहाड़ी के बीच की पगडंडी से सर पर बोझा लिया एक नारी आकृति उसकी ओर चली आ रही है। गुसाई ने सोचा वहीं से आवाज देकर उसे लौटा दे। कोसी ने चिकने काई लगे पत्थरों पर कठिनाई से चलकर उसे वहां तक आकर केवल निराश लौट जाने को क्यों वह बाध्य करे। दूर से चिल्ला चिल्ला कर पिसान स्वीकार करवाने की लोगों की आदत से वह तंग आ चुका था। इस कारण आवाज देने को उसका मन नहीं हुआ। वह आकृति अब तक पगडंडी छोड़कर नदी के मार्ग में आ पहुंची थी। चक्की की बदली आवाज को पहचान कर गुसाई घट के अंदर चला गया। खप्पर का आना समाप्त हो चुका था। खप्पर में एक कम अन्न वाले थैले को उलटकर उसने अन्न का निकास रोकने के लिए काठ की चिड़ियों को उल्टा कर दिया। किटकिट का स्वर बंद हो गया। वह जल्दी जल्दी आटे को थैले में भरने लगा। घट के अंदर मथानी की छिच्चर छिच्चर की आवाज भी अपेक्षाकृत कम सुनाई दे रही थी। केवल चक्की ऊपर वाले पाट की घिसती हुई घरघराहट का हल्का धीमा संगीत चल रहा था। तभी गुसाई ने सुना अपनी पीठ के पीछे द्वार घर घट के द्वार पर इस संगीत से भी मधुर एक नारी का कंठ स्वर। कब बारी आएगी जी, रात की रोटी के लिए भी घर में आटा नहीं। तो ये कथन जो पूछे जा रहे हैं, ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इन्हें याद रखना है। सर पर पिसान रखे एक स्त्री उससे यह पूछ रही थी। गुसाई को उसका स्वर परिचित सा लगा। चौंक कर उसने पीछे मुड़कर देखा। कपड़े में पिसान ढीला बंधा होने के कारण बोझ का एक सिर उसके मुख के आगे आ गया था। गुसाई उसे ठीक से नहीं देख पाया, लेकिन तब भी उसका मन जैसे आशंकित हो उठा। अपनी शंका का समाधान करने के लिए वह बाहर आने को मुड़ा, लेकिन तभी फिर अंदर जाकर पिसान के थैलों को इधर उधर रखने लगा। काठ की चिड़िया किटकिट बोल रही थी और उसी गति के साथ गुसाई को अपने हृदय की धड़कन का आभास हो रहा था। घट के छोटे कमरे में चारों ओर पिसे हुए अन्य का चूर्ण फैल रहा था, जो अब तक गुसाई के पूरे शरीर पर छा गया था। इस कृत्रिम सफेदी के कारण वह वृद्ध सा दिखाई दे रहा था। स्त्री ने उसे नहीं पहचाना। उसने दोबारा वही सब दोहराए। वह अब भी तेज धूप में बोझ सर पर रखे हुए गुसाई का उत्तर पाने को आतुर थी। शायद नकारात्मक उत्तर मिलने पर वह उल्टे पांव लौटकर किसी अन्य चक्की का सहारा लेती। दूसरी बार के प्रश्न को गुसाई ने न टाल पाया। उत्तर देना ही पड़ा। यहाँ पहले ही टीला लगा है, देर तो होगी ही, उसने दबे दबे स्वर में कह दिया। स्त्री ने किसी प्रकार की अनुनय विनय नहीं की। शाम के आटे का प्रबंध करने के लिए दूसरी चक्की का सहारा लेने को लौट पड़ी। गुसाई झुककर घट से बाहर निकला तो मुड़ते समय स्त्री की एक झलक देखकर उसका संदेह विश्वास में बदल गया। हताश सा वह कुछ क्षणों तक उसे जाते हुए देखता रहा। फिर अपने हाथों तथा सिर पर गिरे हुए आटे को झाड़कर एक दो कदम आगे बढ़ा। उसके अंदर किसी अज्ञात शक्ति ने जैसे उसे वापस जाती हुई उस स्त्री को बुलाने को बाध्य कर दिया। आवाज देकर उसे बुला लेने को उसने मुंह खोला, परंतु आवाज न दे सका। एक झिझक, एक असमर्थता थी जो उसका मुंह बंद कर रही थी। वह स्त्री नदी तक पहुंच चुकी थी। गुसाई के अंतर में तीव्र उथल पुथल मच गई। इस बार आवेग इतना तीव्र था कि वह स्वयं को नहीं रोक पाया। लड़खड़ाती आवाज में उसने पुकारा, लक्ष्मण। घबराहट के कारण वह पूरे जोर से आवाज नहीं दे पाया था। स्त्री ने यह आवाज नहीं सुनी। इस बार गोसाई ने स्वस्थ होकर पुनः पुकारा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने पीछे मुड़कर देखा। मायके में उसे सभी इसी नाम से पुकारते थे। यह संबोधन उसके लिए स्वाभाविक था, परंतु उसे शंका शायद ही यह थी कि चक्की वाला एक बार पिसान स्वीकार न करने पर भी दोबारा उसे बुला रहा है। उसे केवल भ्रम हुआ। उसने वहीं से पूछा, मुझे पुकार रहे हो जी? गुसाई ने स्वस्थ स्वर में कहा, हाँ, ले आओ।
हो जाएगा। लक्ष्मा क्षण भर रुकी और फिर घट की ओर लौट आई। अचानक साक्षात्कार होने का मौका न देने की इच्छा से गुसाई व्यस्तता का प्रदर्शन करता हुआ महल की छाव में चला गया। लक्ष्मा पिसान का थैला घट के अंदर रख आई। बाहर निकलकर उसने आंचल के कोर से मुंह पोंछा। तेज धूप में चलने के कारण उसका मुंह लाल हो गया था। किसी पेड़ की छाया में विश्राम करने की इच्छा से उसने इधर उधर देखा। महल के पेड़ की छाया में घट की ओर पीठ किए गुसाई बैठा हुआ था। निकट स्थान में दाड़िम के एक पेड़ की छां को छोड़कर अन्य कोई बैठने लायक स्थान नहीं था। उसी ओर चलने लगी। दाड़िम मतलब अनार का पेड़। गुसाई की उदारता के कारण ऋणी सी होकर जैसे उसने निकट आते आते कहा, तुम्हारे बाल बचे जीते रहे घटवार जी। बड़ा उपकार का काम कर दिया तुमने। ऊपर के घट में भी जाने कितनी देर में नंबर आता, यानी कि कितनी देर लगती है, कितनी देर में नंबर आता। आज सतीति के प्रति दिए गए आशीर्वचनों को गुसाई ने मन ही मन विनोद के रूप में ग्रहण किया। इस कारण उसकी मानसिक उथल पुथल कुछ कम हो गई। लक्ष्मा उसकी ओर देखे इससे पूर्व ही उसने कहा, जीते रहे तेरे बाल बच्चे लक्ष्मा, मायके कब आई? गुसाई ने अंतर में घुमड़ती आंधी को रोककर यह प्रश्न इतने संयत स्वर में किया जैसे वह भी अन्य 10 आदमियों की तरह लक्ष्मा के लिए एक साधारण व्यक्ति हो। कितने आदमियों की तरह? 10 आदमियों की तरह। दाड़िम की छाया में पात पतेल झाड़कर बैठते लक्ष्मण ने संकित दृष्टि से गुसाई की ओर देखा। कोसी की सूखी धार अचानक जल प्रवाहित प्लावित होकर बहने लगती तो भी लक्ष्मा को इतना आश्चर्य न होता जितना अपने स्थान से केवल 4 कदम की दूरी पर गुसाई को इस रूप में देखने पर हुआ। विस्मय से आंखें फाड़कर वह उसे देखे जा रही थी, जैसे अब भी उसे विश्वास न हो रहा हो कि जो व्यक्ति उसके सम्मुख बैठा है वह उसका पूर्व परिचित गुसाई है। तुम जाने लक्ष्मा क्या कहना चाहती थी? शेष शब्द उसके कंठ में ही रह गए। हाँ, पिछले साल पलटन से लौट आया था। वक्त काटने के लिए ये घट लगवा लिया। गुसाई ने ही पूछा, बाल बच्चे ठीक हैं? आंखें जमीन पर टिकाए गर्दन हिलाकर संकेत से ही उसने बच्चों की कुशलता की सूचना दे दी। जमीन पर गिरे एक दाड़िम के फूल को हाथों में लेकर लक्ष्मा उसकी पंखुड़ियों को एक एक करके निरुद्देश्य तोड़ने लगी और गुसाई पतली सीख लेकर आग को कुरेदता रहा। बातों का क्रम बनाए रखने के लिए गुसाई ने पूछा, तू अभी और कितने दिन मायके ठहरने वाली है? अब लक्ष्मा के लिए अपने को रोकना असंभव हो गया। टप 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 वह सर नीचे की आंसू गिरने लगी। सिसकियों के साथ साथ उसके उठते गिरते कंधों को गुसाई देखता रहा। उसे यह नहीं सूझ रहा था कि वह किन शब्दों में अपनी सहानुभूति प्रकट करे। इतनी देर बाद सहसा गुसाई का ध्यान लक्ष्मा के शरीर की ओर गया। उसके गले में चरे सुहाग चिन्ह नहीं था। हतप्रभ सा गुसाई उसे देखता रहा। अपनी व्यवहारिक और अज्ञानता पर उसे बेहद झंझलाहट हो रही थी। आज अचानक लक्ष्मा से भेंट हो जाने पर वह उन बातों को भूल गया जिन्हें वह कहना चाहता था। उन क्षणों में वह केवल मात्र श्रोता बनकर रह जाना चाहता था। गुसाई की सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि पाकर लक्ष्मा आंसू पोंछती हुई अपना दुखड़ा रोने लगी। जिसका भगवान नहीं होता उसका कोई नहीं होता। जेठ जेठानी से किसी तरह पिंड छुड़ाकर यहाँ माँ की बीमारी में आई थी। वह भी मुझे छोड़कर चली गई। एक अभागा मुझे रोने को रह गया। उसी के लिए जीना पड़ रहा है, नहीं तो पेट पर पत्थर बांधकर कहीं डूब मरती, जंजाल कटता। यहाँ काका काकी के साथ रह रही हो? कुसाई ने पूछा। मुश्किल पड़ने पर कोई किसी का नहीं होता। बाबा की जायदाद पर उनकी आंखें लगी है। सोचते हैं कहीं मैं हक न जमा लूं। मैंने साफ साफ कह दिया कि मुझे किसी का कुछ लेना देना नहीं। जंगलात का लीसा ढो ढो कर अपनी गुजर कर लूंगी। किसी की आंख का कांटा बनकर नहीं रहूंगी। गुसाई ने किसी प्रकार की मौखिक संवेदना प्रकट नहीं की, केवल सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से उसे देखता भर रहा। दाड़िम के वृक्ष के पीछे टिकार लक्ष्मा घुटने मोड़कर बैठी थी। गुसाई सोचने लगा, 15-16 साल किसी की जिंदगी में अंतर लाने के लिए कम नहीं होते। समय का यह अंतराल लक्ष्मा के चेहरे पर भी एक छाप छोड़ गया था, पर उसे लगा कि उस छाप के नीचे वह आज भी 15 वर्ष पहले की लक्ष्मा को देख रहा है। अब जो गुसाई और लक्ष्मण मिले कितने साल बाद? 15 साल बाद।
कितनी तेज धूप है। इस साल लक्ष्मा का स्वर उसके कानों में पड़ा, प्रसंग बदलने के लिए ही, जैसे लक्ष्मा ने यह बात जानबूझकर कही होगी। और अचानक उसका ध्यान और चला गया जहां लक्ष्मा बैठी थी। दाड़िम की फैली फैली अध ढकी डालों से छनकर धूप उनके शरीर पर पड़ रही थी। सूरज की एक पतली किरण न जाने कब से लक्ष्मा के माथे पर गिरी हुई एक लट को सुनहरी रंगीनी में डुबा रही थी। गुसाई एकटक उसे देखता रहा। दोपहर तो बीत चुकी होगी, लक्ष्मा ने प्रश्न किया तो गुसाई का ध्यान टूटा। हाँ, अब तो 2 बजने वाले होंगे, उसने कहा। उधर धूप लग रही हो तो इधर आ जा छाँव में। कहता हुआ गुसाई एक जम्भाई लेकर अपने स्थान से उठ गया। नहीं, यही ठीक है, कहकर लक्ष्मण ने गुसाई की ओर देखा, लेकिन वह अपनी बात कहने के साथ ही दूसरी ओर देखने लगा था। घट में कुछ देर पहले डाला हुआ पिसान समाप्ति पर था। नंबर पर रखे हुए पिसान की जगह उसने जाकर जल्दी जल्दी लक्ष्मा का अनाज खप्पर में खाली कर दिया। धीरे धीरे चलकर गुसाई गुल के किनारे तक गया। अपनी अंजलि से भर भर कर उसने पानी पिया और फिर पास ही एक बंजर घट के अंदर जाकर पीतल और अल्मुनियम के कुछ बर्तन लेकर आग के निकट लौट आया। आसपास पड़ी हुई सूखी लकड़ियों को बटोरकर उसने आग सुलगाई और एक कालिक पुती बटलोई में पानी रखकर जाते जाते लक्ष्मा की ओर मुंह करके कह गया, चाय का टाइम भी हो रहा है, पानी उबल जाए तो पत्ती डाल देना, कुड़िया में पड़ी है। लक्ष्मा ने उत्तर नहीं दिया। वह उसे नदी की ओर जाने वाली पगडंडी पर जाता हुआ देखती रही। सड़क किनारे की दुकान से दूध लेकर लौटते लौटते गुसाई को काफी समय लग गया था। वापस आने पर उसने देखा कि एक 6-7 वर्ष का बच्चा लक्ष्मा की देह से सटकर बैठा हुआ है। बच्चे का परिचय देने की इच्छा से जैसे लक्ष्मा ने कहा, इस छोकरे को घड़ी भर के लिए भी चैन नहीं मिलता, जाने कैसे पूछता खोजता मेरी जान खाने को यहाँ भी पहुंच गया। गुसाई ने लक्ष्य किया कि बच्चा बार बार उसकी दृष्टि बचाकर माँ से किसी चीज के लिए जिद कर रहा है। एक बार झुंझलाकर लक्ष्मण ने उसे झिड़क दिया, चुप रह, अभी लौट कर घर जाएंगे, इतनी सी देर में क्यों मरा जा रहा है। चाय के पानी में दूध डालकर गुसाई फिर उसी बंजर घट में गया। एक थाली में आटा लेकर वह गुल के किनारे बैठा बैठा उसे गूंथने लगा। मील के पेड़ की ओर आते समय उसने साथ में 2-1 बर्तन और ले लिए। लक्ष्मण ने बटलोई में दूध चीनी डालकर चाय तैयार कर दी थी। एक गिलास, एक एनेमल का मग और एक एल्युमिनियम के मैस्टीन में गुसाई ने चाय डालकर आपस में बांट ली। पत्थरों से बने बेढंगे चूल्हे के पास बैठकर रोटियां बनाने का उपक्रम करने लगे। हाथ का चाय हाथ का चाय गिलास जमीन पर टिकाकर लक्ष्मा उठी। आटे की थाली अपनी ओर खिसक कर उसने स्वयं रोटी पका देने की इच्छा ऐसे स्वर में प्रकट की, गुसाई ने ना कह सका। वह खड़ा खड़ा उसे रोटी पकाते हुए देखता रहा। गोल गोल डिबिया सरीखी रोटियां चूल्हे में खिलने लगी। वर्षों बाद गुसाई ने ऐसी रोटियां देखी थी जो अनिश्चित आकार की फौजी लंगर की चपातियां या स्वयं उसके हाथों से बनी बेडोल रोटियों से एकदम भिन्न थी। आटे की लोई बनाते समय लक्ष्मा के छोटे छोटे हाथ बड़ी तेजी से घूम रहे थे। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खनखन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली कांट की चिड़ियों का स्वर कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। किसी काम के से वह बंजर घट की ओर गया और बड़ी देर तक खाली बर्तन डिब्बों को उठाता रखता रहा। वह लौट कर आया तो लक्ष्मा रोटी बनाकर बर्तनों को समेट चुकी और अब आटे में सने हाथों को धो रही थी। गुसाई ने बच्चे की ओर देखा और वह दोनों हाथों में चाय का मग थामे टकटकी लगाकर गुसाई को देखे जा रहा था। लक्ष्मण ने आग्रह के स्वर में कहा, चाय के साथ खानी हो तो खा लो, फिर ठंडी हो जाएगी। मैं तो अपनी टाइम से ही खाऊंगा। यह तो बच्चे के लिए है। स्पष्ट कहने में उसे झिझक महसूस हो रही थी, जैसे बच्चे के संबंध में चिंतित होने की उसकी चेष्टा अनधिकार हो। न न जी, वह तो अभी घर से आकर खाकर ही आ रहा है। मैं रोटियां बनाकर रख आई थी। अत्यंत संकोच के साथ लक्ष्मण ने आपत्ति प्रकट की। ओ, यूं ही कहती है, कहाँ रखी थी रोटियां? घर पे। बच्चे ने रुआसी आवाज में वास्तविक व्यक्ति की बातें सुन रहा था और रोटियों को देखकर उसका संयम ढीला पड़ गया था।
चुप! आंखें तैर कर लक्ष्मण ने उसे डांट दिया। बच्चे के इस कथन से उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई। इस कारण लज्जा से उसका मुंह आरक्त हो उठा। बच्चा है, भूख लगाई होगी, डांटने से क्या फायदा। गुसाई ने बच्चे का पक्ष लेकर 2 रोटियां उसकी ओर बढ़ा दी, परंतु माँ की अनुमति के बिना उन्हें स्वीकारने का साहस बच्चे को नहीं हो रहा था। वह ललचाई दृष्टि से कभी रोटियों की ओर तो कभी माँ की ओर देख लेता। गुसाई के बार बार आग्रह करने पर भी बच्चा रोटियां लेने में संकोच करता रहा तो लक्ष्मण ने उसे झिझक दिया। मर अब ले क्यों नहीं लेता? जा जा जहां जाएगा वहीं अपने लक्षण दिखाएगा। इससे पहले कि बच्चा रोना शुरू कर दे, गुसाई ने रोटियों के ऊपर एक टुकड़ा गुड़ का रखकर बच्चे के हाथों में दिया। भरी भरी आंखों से इस अनोखे मित्र को देखकर बच्चा चुपचाप रोटी खाने लगा और गोसाई कौतुकपूर्ण दृष्टि से उसके हिलते हुए होठों को देखता रहा। इस छोटे से प्रसंग के कारण वातावरण में एक तनाव सा आ गया था, जिसे गुसाई और लक्ष्मण दोनों ही अनुभव कर रहे थे। स्वयं भी एक एक रोटी को चाय में डुबोकर खाते खाते गुसाई ने जैसे इस तनाव को कम करने की कोशिश में ही मुस्कुराकर कहा, लोग ठीक ही कहते हैं, औरत के हाथ की बनी रोटियों में स्वाद ही दूसरा होता है। लक्ष्मण ने करुण दृष्टि से उसकी ओर देखा। गुसाई हो होकर खोखली हंसी हंस रहा था। कुछ साग सब्जी होती तो बेचारा एक आधी रोटी और खा लेता। गुसाई ने बच्चे की ओर देखकर अपनी व्यवस्था प्रकट की। ऐसी ही खाने पीने वाले की तकदीर लेकर पैदा हुआ होता तो मेरे भाग क्यों पड़ता। 2 दिन से घर में तेल नमक नहीं है, आज थोड़े पैसे मिले हैं, आज ले जाऊंगी कुछ सौदा। हाथ से अपनी जेब टटोलते हुए गुसाई ने संकोचपूर्ण स्वर में कहा, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। गुसाई ने जेब से एक नोट निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, ले काम चलाने के लिए यह रख ले, मेरे पास अभी और हैं, परसों दफ्तर से मनी ऑर्डर आया था। नहीं नहीं जी, काम तो चल ही रहा है, मैं इस मतलब से थोड़े कह रही थी, यह तो बात चली थी तो मैंने कहा, कहकर लक्ष्मण ने सहायता लेने से इनकार कर दिया। गुसाई को लक्ष्मण का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। रूखी आवाज में बोला, दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। कितना कमाया कितना फूका हमने इस जिंदगी में, कोई हिसाब पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात है, पैसा तो मिट्टी है, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी। परंतु गुसाई के इस तर्क के बावजूद भी लक्ष्मण अड़ी रही। बच्चे के सिर पर हाथ फेरते हुए उसने दार्शनिक गंभीरता से कहा, गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं। जी, पेट का क्या, खट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराए प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए। गुसाई ने गौर से लक्ष्मण के मुख की ओर देखा। वर्षों पहले उठे हुए ज्वार और तूफान का वहां कोई चिन्ह शेष नहीं था। अब वह सागर जैसे सीमाओं में बांधकर शांत हो चुका था। रुपया लेने के लिए लक्ष्मण से अधिक आग्रह करने का उसका साहस नहीं हुआ, पर गहरे असंतोष के कारण बुझा बुझा सा वह धीमी चाल से चलकर वहां से हट गया। सहसा उसकी चाल तेज हो गई और घट के अंदर जाकर उसने एक बार संकित दृष्टि से बाहर की ओर देखा। लक्ष्मण उस ओर पीठ किए बैठी थी। उसने जल्दी जल्दी अपनी निजी आटे की टीन से 2-2.5 सेर के करीब आटा निकालकर लक्ष्मण के आटे में मिला दिया और संतोष की एक सांस लेकर वह हाथ झाड़ता हुआ बाहर आकर बांध की ओर देखने लगा। ऊपर बांध पर किसी को घूमते हुए देखकर उसने हाँक दी। शायद खेत की सिंचाई के लिए कोई पानी तोड़ना चाहता हो था। बांध की ओर जाने से पहले वह एक बार लक्ष्मण के निकट गया। पिसान पीस जाने की सूचना उसे देकर वापस लौटते हुए फिर ठिठक कर खड़ा हो गया। मन की बात कहने में जैसे ही उसे झिझक हो रही थी, अटक अटक कर वह बोला, लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा। गुसाई को चुपचाप अपनी ओर देखते हुए पाकर उसे संकोच होने लगा। वह न जाने क्या कहना चाहता है। इस बात की आशंका से उसके मुंह का रंग अचानक फीका होने लगा। गुसाई ने झिझकते हुए केवल इतना ही कहा, कभी 4 पैसे जुड़ जाए तो गंगनाथ का जाकर लगाकर भूल चूक की माफी मांग लेना। पूत परिवार वालों को देवी देवता के कोप से बचा रहना चाहिए। लक्ष्मण की बात सुनने के लिए वह नहीं रुका। पानी तोड़ने वाले खेतियार से झगड़ा निपटाकर कुछ देर बाद लौटते हुए उसने देखा कि सामने वाले पहाड़ की पगडंडी पर सर पर आटा लिए लक्ष्मण अपने बच्चे के साथ धीरे धीरे चली जा रही थी। वह उन्हें पहाड़ी के मोड़ तक पहुंचने तक टकटकी बांधे देखता रहा। घट के अंदर कांट की चिड़िया बिकिट आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निस्तब्ध था। ये कहानी थी। यहाँ तक
अब इससे देख कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रमुख उदाहरण है जो कथन के रूप में है। तो पहला है, सूखी नदी के किनारे बैठा गोसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौट तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिसान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बात का आसरा हो जाता, यानी कि 2-4 मिनट का समय उसके साथ कट जाता बातचीत करने में। कभी कभी गोसाई को यह अकेलापन काटने लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया, वही जिसे वह अपना के ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं, जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे। लक्ष्मा के बाप ने कहा था। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था, खिचड़ी बाल लेकर लौटा। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। गुसाई के संदर्भ में कथन है। गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा। वर्षों से मैं वह सोचता आया कि कभी लक्ष्मण से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगनाथ का जागर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कस्में खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। ये कौन कह रहा, ये सोच रहा है गोसाई कि जब वह लक्ष्मण से मिलेगा तो वो कहेगा कि गंगनाथ की जागर लगाकर भूल चूल माफ कर लेना। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी आपस में टकरा जाते तो खनखन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली कांच की चिड़ियों का स्वर नीरस कितना नीरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। दुख तकलीफ के वक्त आदमी ही आदमी के काम नहीं आए तो बेकार है। कितना कमाया कितना फूका हमने इस जिंदगी में, कोई हिसाब पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया। इसमें एहसान की क्या बात, पैसा तो मिट्टी है, किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी एकदम मिट्टी है, गुसाई लक्ष्मण से कह रहा है। गंगनाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं, जो जी पेट का क्या, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने पराए प्रेम से हंस बोल दे तो वह बहुत है दिन काटने के लिए, लक्ष्मण गुसाई से कहती है। घर के अंदर काठ की चिड़िया अब किटकिट की आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था। मथानी की पानी काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, अब सब सुनसान और निस्तब्ध था। तो ये कहानी पूरी हुई। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।